Hello everyone, welcome to conjoint analysis. Let's start today's topic muscles of ventilation. Okay, so muscles of ventilation को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड असेसरी. प्राइमरी मसल्स तब एक्टिवेट होती है जब हम नॉर्मल या रिलैक्स ब्रीथिंग कर रहे हैं. ओके, नॉर्मली जब ब्रीथ करते हैं तब प्राइमरी मसल्स एक्टिवेट होती है. देन असेसरी मसल्स तब एक्टिवेट होती हैं जब हम डीपली या फिर रनिंग के टाइम पे या फोर्स ब्रीथिंग कर रहे हैं, तब जो मसल्स एक्टिवेट होंगी उन्हें हम बोलेंगे असेसरी मसल्स. ओके, तो हम इनको डिटेल में देखेंगे एक एक मसल को. फर्स्ट, टाइडल इंस्पायरेटरी मसल्स. टाइडल मतलब नॉर्मल रिलैक्स इंस्पिरेशन के टाइम पर कौन सी मसल्स यूज़ होती हैं. फर्स्ट, डायफ्राम. सबसे मेजर मसल है डायफ्राम. सो देखते हैं. मेजर मसल ऑफ इंस्पिरेशन इनरवेटेड बाय फ्रेनिक नर्व ड्यूरिंग रिलैक्स इंस्पिरेशन. मेजर मसल है इंस्पिरेशन के लिए और इनरवेट करती है फ्रेनिक नर्व. रिलैक्स इंस्पिरेशन के वक्त ये वर्क करती हैं और रूट वैल्यू है इसकी C3, C4, C5. ओके, इट परफॉर्म 70 to 80% वर्क ऑफ ब्रीथिंग. 70 to 80% वर्क ऑफ ब्रीथिंग ये अकेली सिर्फ एक मसल कर लेती है. ओके, सो बहुत ही मेजर रोल है इसका इंस्पिरेशन में. ओके, diaphragm contract and moves caudally from dome shaped position at rest to increase the capacity of thoracic cage to expand the lungs. diaphragm contract करेगा अपनी dome shape position से. diaphragm जो होता है वो dome shape position में रहता है. देखिए यहाँ पे ये नॉर्मली diaphragm इस तरह से dome shape position में है, लेकिन जब diaphragm contract करेगा तो वो caudally यानी inferior डायरेक्शन में मूव करेगा और जो थोरेसिक केज है उसका एक्सपेंशन करेगा. देखिए यहाँ पे जो थोरेसिक केज है उसकी एरिया कम है और यहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा है. यहाँ से यहाँ तक देखें तो ठीक है. सो एक्सपेंशन कर रहा है तो लंग भी अच्छे से एक्सपेंड कर पाएंगे, ऑक्सीजन अच्छे से आ पाएगी. तो इस तरह से ये मेजर वर्क करेगा इंस्पिरेशन के टाइम पे. देन डायफ्राम का अटैचमेंट देखते हैं. सबसे पहले शेप एंड पोजीशन. जो डायफ्राम है वो डोम शेप का होता है बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट है. कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट एंड सेंट्रल टेंडन. पेरिफेरली इसमें मस्कुलर पार्ट है और जो इसका बीच का पार्ट है वो सेंट्रल टेंडन है. सो ये ओरिजिनेट होता है 3 अलग अलग पार्ट में, जो कि पेरिफेरल यानी कॉर्नर से आता है और सेंटर में जाके ये इंसर्ट होता है. सो देखिए कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. फर्स्ट है स्टर्नल पार्ट. स्टर्नम के सबसे इंफीरियर जो एंड है वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस. 1 सेकेंड. हम यहाँ पे देखते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस. ये रहा, ये जो है ये वाला एंड, ये इसे हम बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस. यहाँ से ये ओरिजिनेट होगा. देन कोस्टल पार्ट है, लोअर 6 रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज. लोअर जो 6 रिब्स है वहाँ से ओरिजिनेट होगा और उसकी कोस्टल कार्टिलेजेस से. ठीक है. उसके बाद लंबर पार्ट अराइज फ्रॉम अपर 2-3 लंबर वर्टिब्रा. लंबर पार्ट जो है वो अपर 2 और 3 यानी L1, L2, L3 से ये ओरिजिनेट होगा. तो 3 पार्ट से ये ओरिजिनेट हुआ है ना, इस तरह से पेरिफेरली ये ओरिजिनेट हुआ अलग अलग जगह से. उसके बाद सेंटर में आकर ये इंसर्ट हो गया जिस टेंडन को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडन. ओके, सो ऐसा बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि सेंटर में आके इस तरह से मसल इंसर्ट हो रही है. सो ये एक्सेप्शनल केस है. आगे बात करते हैं ब्रीथिंग के टाइम पर कैसे डायफ्राम वर्क करता है. तो यहाँ पे देखें, जब इन्हेलेशन हो रहा है तो चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है ना. उसके बाद जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट होके डोम शेप पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन में आ गया है, मतलब इंफीरियर डायरेक्शन में उसने मूव किया ताकि लंग एक्सपेंड हो गया ताकि एयर अंदर आ सके. देन ब्रीथ आउट के टाइम पर जो डायफ्राम है वो ऊपर की साइड वापस से रिलैक्स पोजीशन में आ गया ताकि चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सके और लंग्स जो है उनकी वॉल्यूम कम हो सके और वो अपना अंदर का जो एयर है वो बाहर निकाल सके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज सके. सो इस तरह से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के टाइम पे डायफ्राम वर्क करता है. सो देखें
डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंफीरियर डायरेक्शन में आ रहा है और चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड सबसे मेजर मसल की, स्कैलिनीज। स्कैलिनीज के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर स्कैलिनी, मिडल स्कैलिनी, पोस्टीरियर स्कैलिनी, ओके। इनका ओरिजिन है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 to C7 वर्टिब्रा और इंसर्शन है फर्स्ट एंड सेकंड रिब पे। यहाँ पे देखते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है लेटरल साइड पे वर्टिब्रास के, तो C2 से C7 वर्टिब्रा तक यानी 5 वर्टिब्रास जो लोअर हैं सर्वाइकल की, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इनकी फर्स्ट एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर स्कैलिनी मसल। देन ये इंसर्ट हो रही है एंटीरियर और मिडल फर्स्ट रिब पे और पोस्टीरियर सेकंड रिब पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंसर्ट हुई एंटीरियर एंड मिडल और पोस्टीरियर इंसर्ट हुई फर्स्ट रिब पे। सो ये वर्क कैसे करेंगी वो अब हम आगे देखेंगे। स्कैलिनीज आर एक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पिरेशन। स्कैलिनी भी टाइडल इंस्पायरेटरी मसल है, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्टिवेट होगी, इंस्पिरेशन के टाइम पे एक्टिवेट होंगी। दे बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट at the onset of inspiration and generate an even greater amount of tension late into the inspiratory cycle as the tension producing capacity of diaphragm is decreasing। मतलब जब ये एक तो फर्स्ट जब इंस्पिरेशन हम लेते हैं करते हैं उसकी बिगनिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट होती है फर्स्टली। देन जब हमारा डायफ्राम उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो 70 to 80% वर्क करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जब उसकी पूरी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होगा, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होगी, तो लेट फेज़ में भी ये एक्टिवेट होगी और बाकी जो बची हुई इंस्पिरेटरी साइकिल है उसको प्रॉपरली पूरी करेगी। तो मेजर 2 मसल्स हैं डायफ्राम एंड स्कैलिनीज, तो उसमें स्कैलिनीज की तीनों मसल्स का बहुत ही मेजर रोल है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्कैलिनी मसल। फर्स्ट, स्कैलिनी लिफ्ट द स्टर्नम एंड द फर्स्ट 2 रिब्स इन अ पंप हैंडल एक्शन। स्कैलिनी लिफ्ट करती है स्टर्नम और फर्स्ट 2 रिब्स को ताकि वो पंप हैंडल एक्शन परफॉर्म कर सके। क्या होता है, स्कैलिनी जो है वो इंसर्ट हो रही है फर्स्ट और सेकंड रिब पे और रिब जो है कनेक्टेड है स्टर्नम से, सो वो लिफ्ट करेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लिफ्ट करेगी स्टर्नम को और फर्स्ट 2 रिब्स को ताकि पंप हैंडल एक्शन हो सके, जिसमें आउटवर्ड और अपवर्ड मोशन होता है रिब केज का, अपर पोर्शन ऑफ रिब केज का। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे पंप हैंडल मूवमेंट हो रहा है, एलिवेशन ऑफ रिब्स का एलिवेशन होगा, ऊपर की साइड मूव करेगी रिब्स, इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का। देखें ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ओके। तो अगर ये ऊपर की साइड पे मूव कर रही है तो देखें ये डायमीटर से ज़्यादा डायमीटर यहाँ पे हो रहा है, ओके। ये देखिए आप, ये वाला डायमीटर ज़्यादा है देन ये वाले डायमीटर से। सो पंप हैंडल मूवमेंट के टाइम पर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है, यानी लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगी एक्सपैंड होने में। तो स्कैलिनीज एलिवेट करती है रिब्स को ताकि पंप हैंडल मूवमेंट हो सके और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो सके। देन वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आ सकेगी, अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो पंप हैंडल मूवमेंट इस तरह से होता है। तो देखिए एंटीरियर स्कैलिनी मसल ये भी एलिवेट कर रही है रिब्स को, तो ये पंप हैंडल मूवमेंट करके ये हेल्प करेगी लंग के एक्सपेंशन में, ओके, इस तरह से। देन थर्ड मेजर मसल है, वैसे ये मसल इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करती रिलैक्स इंस्पिरेशन में, बट फॉर स्टेबिलिटी ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पैरास्टर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ऑरिजिन होता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब, रिब के सुपीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ रिब, मतलब अपर वाली रिब से ओरिजिनेट होगी और लोअर वाली रिब के इन्फीरियर बॉर्डर पे ये इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखते हैं यहाँ पे
2 लेयर्स होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल, ठीक है। ये दोनों के फाइबर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में एक तरह से फ्लो होते हैं, तो इसलिए इनका वर्किंग भी अलग अलग होता है। मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल अलग वर्क करेगी और इंटरनल इंटरकॉस्टल अलग वर्क करेगी। बट फॉर रिलैक्स इंस्पिरेशन सिर्फ स्टेबिलिटी का वर्क करेंगी internal intercostal muscle. A portion of internal intercostal are active during resting inspiration. They function to stabilize the ribcage and prevent inward movement of superior aspect of chest wall. Superior aspect जो है chest wall का, उसका inward movement नहीं होने देगी, stabilize करेगी ribcage को, ताकि वो अंदर ना आए, जब inspiration हो तो अंदर ना आ सके रिबकेज। तो स्टेबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंग एक्सपेंड हो रहे हैं और अगर रिब्स अंदर आएंगी तो वो कंप्रेस करेगी लंग्स को। सो ये एक तरह से उनको स्टेबलाइज कर रही है और प्रिवेंट कर रही है इनवर्ड मूवमेंट से।